केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस का कार्य रुधिर को छानना है। रुधिर में उपस्थित पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, यूरिया तथा जल आदि के छोटे अणु केशिका गुच्छ से निकलकर बोमन संपुट में एकत्र होते हैं और प्रोटीन पर रुधिर कोशिकाओं जैसे बड़े अणु रुधिर में ही बने रहते हैं। विकृत नलिकाएं पुनः उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करती हैं। अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया का मूत्र के रूप में उत्सर्जन कर देती है। मूत्र वाहिनियों यानी यूरेटर द्वारा मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में लाया जाता है और वहाँ एकत्र होता है, जहाँ से मूत्र मार्ग के रास्ते यह निष्कासित होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। ये भोजन के रूप में सूक्ष्मदर्शी पौधों और प्राणियों को ग्रहण करता है जो पानी में तैरते हैं। अमीबा में पोषण की विधि प्राणी समभोजी यानी होलोजोइक कहलाती है। अमीबा द्वारा खाद्य ग्रहण करने की प्रक्रिया भक्षकाणु क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस कहलाती है। फैगोसाइटोसिस का अर्थ होता है कोशिका भक्षण यानी कोशिका को खाना। अमीबा की पोषण को विभिन्न चरण हैं। नंबर 1 अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन। नंबर 2 पाचन यानी डाइजेशन। नंबर 3 अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन और नंबर 5 बहिक्षेपण यानी इजेशन। अमीबा में मुख या खाद्य ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा अपने कूटपादों के उपयोग द्वारा खाद्य ग्रहण करता है। जब खाद्य का अमीबा के समीप आता है तो अमीबा उसके चारों ओर कूटपाद बनाकर इस खाद्य कण का अंतः ग्रहण कर लेता है। जब खाद्य कूटपाद द्वारा पूर्ण रूपेण घिर जाता है तथा इसके सिरे एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं, तब उस बिंदु पर झिल्ली विलीन हो जाती है। खाद्य थोड़ी सी प्रतिवेशी जल के साथ निगल लिया जाता है और अमीबा के भीतर एक थैली में बंद हो जाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका धानी यानी फूड वैक्यूल कहते हैं। इस खाद्य रक्तने धानी को अमीबा का अस्थायी आमाशय यानी टेम्पररी स्टमक भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया अमीबा में भक्षकाणु प्रक्रिया यानी फैगोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा में खाद्य का पाचन पाचक एंजाइमों की सहायता से होता है। कोशिका द्रव से एंजाइम खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा खाद्य को छोटे छोटे और विलयशील अणुओं में तोड़ते हैं। फिर अमीबा के खाद्य धानी में उपस्थित पचा हुआ खाद्य विस्तरण द्वारा
अमीबा के कोशिकाओं द्रव में सीधे अवशोषित हो जाता है। अमीबा को पचा हुआ खाद्य ले जाने के लिए रुधिर की आवश्यकता नहीं होती है। पचा हुआ खाद्य धानी से बाहर पूरी अमीबा कोशिका में फैल जाता है। खाद्य के अवशोषण के बाद खाद्य धानी समाप्त हो जाती है। अमीबा में भी मानव की ही तरह अवशोषित खाद्यों के एक भाग का उपयोग श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। शेष भाग का उपयोग अमीबा कोशिका के अंगों को बनाने के लिए करता है, जिससे अमीबा की वृद्धि होती है। भोजन के अपाचक अंश को बाहर निकालने के लिए अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हाँ, कोई मल द्वारा नहीं होता। जब अमीबा के भीतर पर्याप्त मात्रा में अपाचित खाद्य जमा हो जाता है तो किसी भी स्थान पर उसकी कोशिका झिल्ली एकाएक फट जाती है और अपाच्य खाद्य अमीबा के शरीर के बाहर निकल जाता है। मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के विभिन्न अंग हैं। नंबर 1, हृदय यानी हार्ट। नंबर 2, धमनियां यानी आर्टरीज। नंबर 3, शिराएं यानी वेन्स। नंबर 4, केशिकाएं यानी कैपिलरीज। नंबर 5, रुधिर यानी ब्लड। रुधिर लाल रंग का द्रव्य जो हमारे शरीर में परिसंचरित यानी बहता है, रुधिर कहलाता है। यह एक संयोजी ऊतक है। रुधिर के अवयव। नंबर 1, प्लाज्मा। नंबर 2, लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्टिसल्स। नंबर 3, श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। नंबर 4, प्लेटलेट्स। ये सभी रुधिर कोशिकाएं अस्थि मज्जा में स्तंभ कोशिकाओं यानी स्टेम सेल्स में बनती हैं। प्लाज्मा ये रुधिर का द्रव्यांश है और इसमें लगभग 90% जल होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, पचा हुआ भोजन, साधारण लवण, अपशिष्ट उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया तथा हार्मोन्स होते हैं। प्लाज्मा में ही लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं व प्लेटलेट्स होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लौह यानी आयरन नामक तत्व होता है और इसकी कमी और रक्तता यानी एनीमिया कहलाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से फेफड़ों तक पहुंचाता है। ये कोशिकाएं गोल होती हैं।
इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ये जल्दी जल्दी बनती हैं। मानव रुधिर की लगभग 3 मिलियन लाल रुधिर कोशिकाएं प्रतिदिन मरती हैं, परंतु प्रतिदिन अस्थि मज्जा में 4 गुना आरबीसी बनती है। अतः जब हम किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर के लिए रुधिर शीघ्र पूरा कर लिया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं यानी WBC ये संक्रमण से लड़ती हैं और रोगों से हमारी रक्षा करती है। ये या तो रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को खा लेती है या उनसे लड़ने के लिए रसायन उत्पन्न करती है जो रोग प्रतिकारक यानी एंटीबॉडीज कहलाती हैं। ये शरीर के सैनिक कहलाते हैं। ये आकार में गोल या अनियमित होती है। इनमें केंद्रक होता है। इनकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स चोट लगने पर जब रुधिर वाहिकाएं फट जाती हैं तब रक्त क्षति को रोकने के लिए प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायता करते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं व श्वेत रुधिर कोशिकाओं में अंतर। लाल रुधिर कोशिकाएं श्वेत रुधिर कोशिकाएं नंबर 1 आकार में गोल होती हैं। आकार में गोल या अनियमित होती हैं। नंबर 2 केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक होता है। और नंबर 3 संख्या अधिक होती है, संख्या कम होती है। रुधिर के कार्य। नंबर 1 रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाता है। नंबर 2 रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं से फेफड़ों तक बाह्य श्वसन के लिए ले जाता है। नंबर 3 रुधिर पचा हुआ भोजन छोटी आंत से शरीर के सभी भागों को ले जाता है। नंबर 4 रुधिर हार्मोन्स को अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। नंबर 5 रुधिर यूरिया नामक अवशिष्ट उत्पाद को यकृत से रगों में उत्सर्जन के लिए ले जाता है। नंबर 6 रुधिर रोगों से शरीर की रक्षा करता है। और नंबर 7 रुधिर शरीर के तापमान को अनुकूल बनाता है। शिराएं पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएं हैं जो शरीर के सभी भागों से रुधिर को
वापस हृदय में लाती है। इनमें वाल्व होते हैं जो रुधिर को वापस आने से रोकते हैं। धमनियां यानी आर्टरीज, शिराएं यानी वेन्स, एवं केशिकाएं यानी कैपिलरीज, रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड प्रेशर्स हैं, जिनके द्वारा शरीर में रुधिर प्रवाहित होता है और ये हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। धमनियां मोटी भित्ति की बनी होती है और हृदय से शरीर के सभी भागों में रुधिर लेकर जाती है। ये हृदय है जो हृदय पेशियों यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है, जिसका आकार लगभग हमारे बंधे हुए मुट्ठी के समान होता है। इसमें 4 कोश होते हैं। ऊपर वाले 2 कोश आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले 2 कोश ऑरिकल्स यानी नले कहलाते हैं। दोनों आलिंद 2 प्रमुख शिराओं से रुधिर प्राप्त करते हैं और नीले पूरे शरीर को तथा फेफड़ों को रुधिर पहुंचाते हैं। बायां आलिंद वाल्व V1 द्वारा बाएं नीले से जुड़ा होता है और दायां आलिंद वाल्व V2 द्वारा दाएं नीले से जुड़ा होता है। जब नीले संकुचित होता है तब हृदय के बाहर शेष शरीर को रुधिर पंप करने के लिए वाल्व रुधिर को विपरीत दिशा यानी नीले में प्रवाहित होने से रोकते हैं, क्योंकि वाल्व V1 और V2 स्वतः बंद हो जाते हैं और रुधिर आलिंद में वापस नहीं आ पाता है। हृदय का कार्य हमारे शरीर में चारों तरफ रुधिर को पंप करना है। हृदय के सभी आलिंद और नीले उचित समय पर संकुचित और शिथिल होते हैं तथा हृदय को पंप की तरह व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। हृदय के कोष्ठ एक विभाजक द्वारा पृथक होते हैं जो पट यानी सेक्टम कहलाता है। हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम नामक ऊतक का आवरण पेशीय हृदय की रक्षा करता है। फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरीज दाएं नीले से जुड़ी होती है और ऑक्सीजन रहित रुधिर को दाएं नीले से फेफड़ों में पहुंचाती है। फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन्स हृदय के बाएं आलिंद से जुड़ी होती है और ऑक्सीजनीकरण रक्त को फेफड़ों से हृदय में वापस लाती है। महाशिरा अनऑक्सीकृत रुधिर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय को ले जाती है और ये जो दायां आलिंद शिथिल अनऑक्सीजनेट रुधिर महाशिरा यानी सुपर वेना केवा के द्वारा दाएं आलिंद यानी राइट ऑरिकल में पहुंचता है। जब दायां आलिंद संकुचित होता है तब अनऑक्सीजनेटेड रुधिर दाएं नीले यानी राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, जहां से फुफ्फुसीय ध्वनि द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, जहां यह कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और शुद्ध ऑक्सीजन
अवशोषित कर लेता है। यह ऑक्सीजनीकृत रुधिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा फिर से हृदय के बायां दिल में भेज दिया जाता है। जब बायां नीले संकुचित होता है तो ऑक्सीजनीकृत रुधिर महाधमनी यानी एओर्टा द्वारा छोटी धमनियों में पहुंचता है और वहां से विभिन्न अंगों में यह रुधिर शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है और उसी समय श्वसन के दौरान बने कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में प्रवेश करती है। फिर पूरे प्रक्रम की पुनरावृत्ति होती है। शरीर के एक पूर्ण चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार प्रवाहित होती है। अतः इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे ही रुधिर शरीर की क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से बाहर बहता है और वायु के संपर्क में आता है तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिक नामक एक भिन्न बाह्य तरल यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। जल तथा उसमें उपस्थित नाइट्रेट तथा फॉस्फेट जैसे अकार्बनिक लवण मूल रोम द्वारा भूमि से अवशोषित किए जाते हैं और जड़ में पहुंचते हैं। ये वलकुथ यानी कॉर्टेक्स तथा अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस सेल होते हुए जड़ के दारू तक पहुंचता है। दारू कोशिकाएं जड़ के एक सिरे से तने तक तथा तने से पत्ती तक एक दूसरे से जुड़ी होती है।